अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट 2022 में टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए 7E, 4C, CVT नए टैक्सेस लगाए ताकि टैक्स टारगेट को पूरा किया जा सके। अब IMF की शराइत पर सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने के शो करने की भी शर्त रखी गई है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपना प्रोग्राम का आगाज़ मलक हारून साहब से करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलक हारून साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो सुपर टैक्स अब नया लगा है और पुराने सुपर टैक्स में इनमें फ़र्क क्या है और मुकदमात के बावजूद अब मौजूदा स्टेटस क्या है? यूबी साहब, सुपर टैक्स के बारे में आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वक्त सारे लोग जो हैं इसके हवाले से परेशान हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो सेक्शन 4B था वो टैक्सेशन ऑन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस पर्सन के नाम पे सेक्शन 4B को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जहां इनकम 500 मिलियन से ज़्यादा थी उनके ऊपर इन्होंने 4% के हिसाब से लगाया था। अब ये जो नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया सेक्शन 4C के तहत फाइनेंस एक्ट 2022 में, इसके अंदर उन्होंने जो टैक्स है ये 150 मिलियन, यानी इसके एक तो थ्रेशोल्ड को उन्होंने कम कर दिया। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर है और दूसरे जो कई और सेक्टर्स हैं उनके अंदर स्पेशल रेट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये 150 मिलियन से 500 मिलियन के दरमियान जो है ग्रेजुअल रेट इंक्रीज़ हो रहा है, 1% से लेके 4% पे जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो है ये बैंक्स वगैरह पे 10% पे लगाया गया। अब इशू ये है कि इसके अंदर कई बातें हैं। नंबर 1 तो ये कि आप 29% पहले कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, उसके बाद एक टैक्सेशन ये भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। और सेकेंडली ये है कि ये जो टैक्स है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर लिया गया, जबकि ईयर एंड क्लोज हो चुका था 2022 के लोग प्रॉफिट्स के ऊपर अपने टैक्सेशन और सब चीज़ें देख चुके थे। उसके बाद इसको किया गया। कई लोगों का तो ईयर एंड जो है वो दिसंबर 2021 में ख़त्म हो गया था, उनके ऊपर भी ये लगा दिया गया। तो लोग इन्हीं चैलेंजेस, इन्हीं इश्यूज़ को ले के कोर्ट्स में पहुँचे, और इस वक्त कोर्ट्स ने सुपर टैक्स के ऊपर जो जजमेंट दी है वो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर है। उन्होंने कहा ये लीगली मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन मामला डिपार्टमेंट ने जो अपील फ़ाइल की, जो केस फाइल किया विद द सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये किया है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये मामला, क्योंकि जब तक सब्सिडियस है उस दौरान जिन लोगों के ये इश्यूज़ हैं वो 50% ऑफ द टैक्स डिपॉजिट करवाएं, और उसके बाद जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो कैरी ऑन करें, और उनकी रिकवरी प्रोसीडिंग बैलेंस अमाउंट के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि कोर्ट का फ़ैसला नहीं होता। आप पता, हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर फ़ैसले जो हैं वो कई साल ले जाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा टैक्स पेयर्स की। अगरचे उनकी फेवर में फ़ैसला आ चुका हुआ है पहली स्टेज के ऊपर, और अपेरेंटली जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं उसके तहत लगता है कि ये केस विन कर लिया जाएगा। तो एक टैक्स डिपॉजिट हो जाना इन मुआशी हालात के अंदर ये बहुत ही एक मुश्किल मरला होगा टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये इसमें बेसिक चीज़ है, ये स्टेटस है, और लोग बहुत परेशान हैं, सारी बिज़नेस कम्युनिटी के। इसका क्या किया जाए? एक तो इसको अगर इंट्रोड्यूस भी करवाना था 2023 से करवाते, और 22 पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि कॉर्पोरेट टैक्स ही ऑलरेडी आजकल देना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर ये एक और टैक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और बैंक्स के हवाले से तो इतना हैवी टैक्सेशन, तो ये बहुत बड़ा जो है ना मुश्किल मरला है, जबकि तमाम जगह पे डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, लोग बैंकों को पे भी नहीं कर पा रहे। इतनी अमाउंट में सुपर टैक्स पे करना इट्स वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी। मलक साहब, ये भी बताइएगा कैपिटल जो वैल्यू और वेल्थ टैक्स, इसमें फ़र्क क्या है और ये कब अदा करना होता है और किन लोगों पर लागू होता है? यूबी साहब, बात यह है कि वेल्थ टैक्स जो है ये 2000 में ख़त्म हो गया, ईयर जो था उसमें ख़त्म हो गया था। उसके बाद बहुत सारी अटैम्प्ट की गई, और स्पेशली डार साहब के दौर में की गई, कि कैपिटल वैल्यू टैक्स हो या इनकम सपोर्ट लेवे के नाम पे एसेट्स को टैक्स किया जाए। आपको पता है कि जो एसेट्स की डोमेन है, जो फिक्स एसेट्स की डोमेन है, उसकी टैक्सेशन जो है प्रोविंसेस को शिफ्ट कर दी गई है। तो जब उसकी टैक्सेशन रजीम ही फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इन्होंने इस साल 2 काम किए। एक तो इन्होंने ये किया कि टैक्सेशन ऑफ जो रेंटल इनकम, एक डीम्ड रेंटल इनकम के नाम पे सेक्शन 7E इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जो आपके लोकल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन की गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्पेशली। और दूसरी तरफ कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया, जिसमें कहा गया, और 2 चीज़ें थी उसमें, एक तो व्हीकल्स थी 1300cc से बड़ी जो वो है, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो गाड़ी प्रॉपर्टी है
उसके ऊपर उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा जी कि ये जो रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के ऊपर 1% पे करना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू टैक्स, और ये 2022 से एप्लीकेबल हो गया और इस साल लोगों को पे करना था। इसी तरह से गाड़ियों के ऊपर 2% टैक्स लगाया गया, तो ये भी विद रिटर्न ही जमा होना था, लेकिन लोगों ने इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया। अभी जो जजमेंट आई हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन जो बात की जा रही है वो बड़ी जस्टिफाइड है कि जो कैपिटल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो डोमेन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्सेशन नहीं कर सकती, इसके बावजूद टैक्सेशन की जा रही है, तो लोग उसको एजिटेट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर ऐसी कोई टैक्सेशन लगानी भी थी तो सब्सिक्वेंट ईयर से होता, उन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 2022 पे लगाया, तो लोग इसको भी एजिटेट कर रहे हैं। तो वही बात है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ अगर नहीं होंगी और इस तरह से लोगों को हार्श किस्म की टैक्सेशन लगाई जाएगी तो हालात आपके सामने हैं। लोग, बिज़नेस कम्युनिटी पहले बहुत डिस्टर्ब है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में वो काम नहीं करना चाह रहे हैं और वो यहाँ से बिजनेसेस छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हालात हम आने वाले दिनों में फेस करेंगे। तो ये बेसिकली वेल्थ टैक्स को रिवाइव किया गया इन द नेम ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स। मलक हुसैन साहब, ये बताइएगा कि IMF की शराइत पर अब जो सरकारी मुलाजमीन के लिए गोशवारों की शराइत रखी गई हैं वो क्या हैं, और इससे पहले भी गोशवारे जमा करवाए जाते थे, अब क्या नए कानून के साथ होंगे और उनको किस तरह पकड़ा जाएगा? अयूबी साहब, ऐसा है कि हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको पहले ही रिक्वायरमेंट थी कि वो अपने फॉर्म फाइल करे जिसमें वो अपने तमाम एसेट्स अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स के वो शो करे, और लोग इसको पहले भी शो करवा रहे थे। जो IMF ने कहा है, क्योंकि ये फॉर्म्स और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये टैक्स एम्प्लॉयज़ फाइल नहीं करते थे, और होता ये था कि जब उनके नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन होनी जाती थी 4 साल बाद 5 साल बाद, उस वक्त वो फाइल करते थे और उनकी प्रमोशन उस वक्त तक पेंडिंग रहती थी जब तक वो फॉर्म फाइल नहीं करते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि उसको प्रूव कर सकें। अब उन्होंने पहली चीज़ तो ये कही कि बैंक जो है अकाउंट नहीं खोलेगा अनटिल अनलेस कि वो बंदा ये प्रूव करे कि उसने वो फॉर्म फाइल कर दिए हैं, और सेकेंडली ये है कि FBR भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब ये चीज़ें अगर होंगी तो चीज़ें बहुत सारी सामने आएंगी, और इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे एसेट्स जो हैं FBR के पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के ये फॉर्म्स जो हैं वो उनके इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशन या कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि जो एसेट्स परचेज़ किए गए उसके लिए उन्होंने क्या इंटरनल अप्रूवल्स ली थी या नहीं ली थी। लेकिन अब जो ये होगा कि जब ये FBR के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर उसके अंदर उनके FBR के पास पूरी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, उनके पास अवेलेबल है कि उनके नाम पे क्या एसेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो आपस में मैच भी कर सकेंगे। कोई एसेट्स जो हैं उनके बेनामी एसेट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना खुल के सामने आएंगी। तो ये एक जो नया कदम है, इससे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है IMF ने एक बड़ी अच्छी शर्त रखी है और इसके आने वाले दिनों में बड़े अच्छे इकदाम होंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके एसेट्स और चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा मलक हरून साहब, जो सरकारी मुलाजमीन में करप्ट अनासर हैं जो अपने असासे अपनी फैमिलियों रिश्तेदारों के नाम बनाते हैं, ऐसे करप्ट अनासर को पकड़ा जा सकेगा? यूबी साहब बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हमारे करप्ट अनासर हैं वो एसेट्स अपने नाम पे नहीं रखते, वो अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रखते हैं। अब होता ये है कि जब आप एक ऐसा फॉर्म फाइल करेंगे जिसमें आपने अपने पर्सनल एसेट भी दिखाने हैं, फैमिली के भी दिखाने हैं और रिश्तेदारों रिलेटिव्स के भी दिखाने हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी चीज़ें, कई चीज़ें तो वैसे ही एक्सपोज हो जाती हैं कि उनके नाम पे उनकी अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास एसेट्स कहाँ से आए, इवेंचुअली वो आपकी तरफ से गए थे तो वो भी सामने आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब वो उनकी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होगी तो FBR भी वहाँ से कनेक्ट करके उनको चेक कर सकता है। और तीसरी बात यह कि FBR के पास खुद भी बेनामी के वाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप बैंक अकाउंट वो खोलने जाते हैं तो वहाँ पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब पता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वर्ल्ड में जहाँ भी जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने लोग हैं वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन समझे जाते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNA MPs या मिनिस्टर्स ये सब जो हैं, तो ये जहाँ भी जाएंगे इनसे ये सवाल पूछा जाएगा, इनसे ये इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो इससे उम्मीद है कि निज़ाम को और इन चीज़ों को, करप्शन को डिटेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। मलक हरून साहब, ये भी आखिर में बताइएगा कि मौजूदा हालात में
जो टैक्स निज़ाम है और मुआशी हालात हैं, इनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नज़र आती है? यूबी साहब, बात यह है कि टैक्सेशन सिस्टम या मुआशी बेहतरी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम आज $1 बिलियन के लिए भागे फिर रहे हैं कि हमें वो मिल जाएँ और वो IMF हमें दे दे। सवाल ये नहीं है, $1 बिलियन हमारे मसाइल का हल नहीं है। आज हम $6 बिलियन के हमारे पास डिपॉजिट्स होने चाहिए थे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से आए थे, और हमारे पास 3.5 बिलियन पड़े हुए हैं, विच मीन्स कि हम 2.5 बिलियन तो वहाँ लैग कर रहे हैं, हमें वहाँ चाहिए। उसके बाद 4 बिलियन के हमारे पास कंटेनर्स खड़े हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। $1 बिलियन की पर मंथ हमारी ऑयल की इंपोर्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी हम टेम्प्रेरी हल कोई निकाल लेंगे, हम IMF से लोन ले लेंगे, फ्रेंडली लोन ले लेंगे, 5-10 अरब से कुछ बात चल जाएगी। तो ये 10 बिलियन भी मिल जाए तो मसले का हल नहीं निकलता, क्योंकि 55 बिलियन हमने पे करना है 30 जून 2024 तक। अब हम अपने जितने भी लोन्स हैं उनको रोल ओवर नहीं करते तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो एक तो ये इशू है। सेकेंडली, फिर भी माशी बेहतरी के लिए जो चीज़ चाहिए, अभी वही बात है कि जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोविड में हमने उठाया, उसको हमने रिलीफ दिया, वो उसने पूरी इकॉनमी को उठा दिया था। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे पहला एरिया है जहाँ पे चाहिए। आज हमारी इंपोर्ट्स बंद है, ना स्टील आ पा रहा है, ना सीमेंट चल पा रहा है। हमारी तमाम इंडस्ट्री 44 इंडस्ट्री तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो है वो भी इंपोर्ट बेस्ड है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भेजनी है, हमें इंपोर्ट्स क्लियर करनी है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम किसी भी तरह से इसको रोल ओवर करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, चल पड़ता है। तो बात वही है, करप्शन पहली बात है। हमारे पास पैसा आता है, हम दोस्तों से लेते हैं, हम खर्च देते हैं और चीज़ों पे। हमारे एक बहुत बड़ी ज़फ़र मौज जो हमने मिनिस्टर्स की पाली हुई है, वो इंटरनेशनल विज़िट्स किए जा रहे हैं, अनयूज़फुल सारे वो हो रहे हैं। तो एक तो मुल्क में इस वक्त अपोजिशन और उनका एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बननी चाहिए, कोई स्ट्रेंथ बॉडी बननी चाहिए जहाँ पे एक NRO की तरह ये एक ऐसा नेशनल रिकन्सिलेशन फॉर इकोनॉमिक्स वेलफेयर हो या इकोनॉमिक एजेंडा हो, वो बने, जिसके ऊपर पहले तो सारी पार्टीज बैठेंगे, हमने इस लोन्स को उतारना है, हमने अपने GDP को बेहतर करना है, हमने कुछ माइलस्टोन्स तय किए जाएँ, फिर सब जो वो कदम उठाए जाएँ, ऑस्टेरिटी मेजर्स हों, कुछ भी हों, उसके लिए सब मिल के उठें। अगर हम एज ए नेशन सब तैयार होंगे उसके लिए, तो वर्ल्ड भी हमारे साथ खड़ा होगा। अभी तो हम आपस में डिवाइडेड हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो टैक्सेशन सिस्टम तो रीवैम्प हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड को ये तो नज़र आना चाहिए कि कौम खड़ी है। पहली चीज़ तो कौम को खड़ा करना है। दूसरी बात ये है कि जो टैक्सेशन मेजर्स हैं उनमें पहले रिडक्शन होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई रिलीफ देते हैं तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें टर्नओवर टैक्स मिलेगा, हमें सेल्स टैक्स मिलेगा, वो हमें बहुत सारे बेनिफिट दे जाएगा, हमारी वो कमी वहाँ से पूरी हो जाएगी। हमें अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। थर्ड वही बात है कि आज हमारा बहुत ये जो हमने करेंसी रेट को नीचे रखा हुआ था, 225 पे किया हुआ था, बहुत गलत था। अब 270 पे आ गया, तो उम्मीद है रेमिटेंसेस बेहतर होंगी, आपके जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन डॉलर को संभालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे नहीं आ पा रहा, लोग यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को फौरी मेजर्स लेने होंगे इसको ठीक करने के लिए। पहले कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी, और उसके लिए बेहतर है कि इलेक्शन करवा लिए जाएँ, जो किसी भी इकनॉमिक एडवाइज़र से पूछा जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम साहब, आपने हमें टाइम